गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम क्षितिज का 4th चैप्टर जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए। संस्कृत, हिंदी, फारसी का इन्होंने घर पर रहकर ही अध्ययन किया। ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं आंसू लहर, कामायनी, झरना इत्यादि हैं। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। आत्मकथ्य। प्रेमचंद जी के संपादन में जब हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ, तब प्रसाद जी के मित्रों ने प्रसाद जी से आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि वह जीवन के यथार्थ से परिचित थे। आत्मकथा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपने, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप यानी भंवरा, गुनगुना भंवरे की आवाज़, घनी बहुत गंभीर गहरी। कवि कहते हैं कि गुंजन करते भौरे और डालों से मुरझाकर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रही है। अर्थात कवि कहते हैं जब पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं तो वो अपने यथार्थ को बताती है कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। भंवरे भी गुनगुन करते हुए जीवन के यथार्थ को बता रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। असंख्य, अनगिनत, अनंत नीलिमा, सीमा रहित नीला आकाश, घनी यानी बहुत, गंभीर यानी गहरी। कवि कहते हैं उनका जीवन भी एक दुख भरी कहानी है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य ही असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। अर्थात इस आसमान के नीचे अनेक आत्मकथाएं लिखी जा रही है। कवि कहते हैं इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग का तथा उपहास का पात्र बनाया है। क्योंकि वे यथार्थ लिखते हैं तो लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे। इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। अर्थात कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि जो भी आत्मकथा लिखता है लोग उसे उपहास का पात्र बना देते हैं। उसके बाद भी वह चाहते हैं कि वह खाली गगरी युक्त आत्मकथा को लिखे और उन्हें पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। विडंबना, विचित्र संयोग या दुर्भाग्य। कवि कहते हैं कि ऐसा न हो कि मेरे रस से शून्य
खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी ना समझने लगो। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि मैं आत्मकथा लिखूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही अपराधी समझ लो। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। विडम्बना का अर्थ मैंने बताया था विचित्र संयोग, सरलते जीवन की सादगी, प्रवंचना यानी धोखा। कवि कहते हैं कि तुमको कहीं ऐसा ना लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराया है और अपनी सुख की घघरी को भरा है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़वाना नहीं चाहता। कवि बताना चाहते हैं कि अगर मैं आत्मकथा लिखूँगा तो मैं कहाँ कहाँ और किस तरह से ठगा गया, इस बारे में जानकर मैं अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल गाथा सुंदर कहानी। कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए हुए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं, अर्थात मैं किस आधार पर उनकी बातों को तुमसे साझा करूं। वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है। अर्थात जब मैं प्रिय के साथ था तो खिलखिलाकर हम लोग बातें करते थे, अब मेरा प्रेम एक असफल प्रेम बन चुका है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित करना नहीं चाहता, अर्थात उस मधुर बातों को याद करके अब मैं अपने मन को दुखी करना नहीं चाहता। कवि बताते हैं कि मेरा प्रेम असफल हो गया है। यह मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। सपना आलिंगन गले लगाना मुस्कुरा कर। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो सुख के सपने देखे वो कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसा गया, मेरा प्रिय मुझे पाने की लालसा देकर भाग गया, अर्थात मेरे प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण लाल, कपोल गाल, मतवाली मस्ती भरी, अनुरागिनी प्रेम करने वाली, उषा प्रातःकालीन लालिमा, सुहाग सौभाग्य का चिन्ह। कवि कहते हैं कि मेरे प्रिया के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती से युक्त थी कि लगता था प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसी लालिमा को लिया करती थी। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि जो उनकी प्रिया थी उनके गालों पर जो लालिमा छाई हुई थी वो इतनी सुंदर और मस्ती से युक्त थी कि उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसी लालिमा का प्रयोग किया करती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगी क्यों मेरी कंथा की। स्मृति याद, पाथेय यात्रा, मार्ग के लिए भोजन अर्थात बीच रास्ते के लिए भोजन, पथिक यानी यात्री, पंथा यानी मार्ग, सीवन यानी सिलाई, कंथा यानी गुदड़ी यानी कि हृदय लिया गया यहाँ पे। कवि बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय की स्मृतियाँ मेरे जीवन यात्रा में मार्ग के भोजन के समान है। आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ, यानी कि मेरी प्रिय की स्मृतियाँ मेरे लिए जीवन यात्रा मार्ग में भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता
कोई मेरी इन यादों के गोदड़े को उधेड़कर मेरे जीवन को दुखी बनाए और मेरे दुखी जीवन में झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदनामय स्मृतियों को क्यों जगाना चाहते हो? अर्थात मेरे जीवन के दुख को जानने का प्रयत्न मत करो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? मौन यानी चुप। आत्मकथा अपने जीवन की कहानी। कवि कहते हैं कि उसका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उसका मौन रहना, दूसरों के यश की गाथाएं सुनते रहना कहीं अच्छा है। अर्थात कवि चाहते हैं कि उनका जीवन तो एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की तरह है। वे अपने जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना नहीं चाहते। वे चाहते हैं झूठ लिखने के बजाय तो वो चुप रह जाएं। दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना ज़्यादा अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन यानी शांति, व्यथा यानी दुख। कवि कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति की आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे? उनको इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणास्पद बातें नहीं मिलेगी। अर्थात मेरे जीवन को पढ़कर तुम क्या करोगे? इसमें तुम्हें कोई संदेश की प्राप्ति या प्रेरणामयी बातें नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का समय भी उचित नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी है। अर्थात मैं अपने दुखों को भूल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा को लिखकर मैं उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूँ। अर्थात कवि बताना चाहता है कि मित्रों, मेरे जीवन के जो दुख थे मैं उनको भुला चुका हूँ। मैं इसलिए लिखना नहीं चाहता।